Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermodynamics और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपना एक न्यूमेरिकल के साथ में अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे जहां पर हम लोगों को चार डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, वो चार डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहेंगे और लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेसेस को हम लोगों को यहां पर समझना है। अब उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि आज तीन प्रोसेस तो एटलीस्ट यहां पर फिनिश हो जाएं और आगे चौथी प्रोसेस जो बची रहेगी फिर उसको आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विद अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल में बोला गया है आपके पास में कि इन अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सपांशन, एक गैस एक्सपांशन की एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इन अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सपांशन प्रेशर is given as P बराबर लेट से A बाई V प्लस का B। ठीक है, प्रेशर इज गिवन एज P बराबर A बाई V प्लस का B ड्यूरिंग एक्सपांशन। आपका जो एक्सपांशन हो रहा है इसमें वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम जो है वो आपका परिवर्तित हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम लेट से V1 टू V2। ठीक है, और सवाल सिंपल सा सवाल है, बोला गया है फाइंड वर्क डन। ए और बी क्या है? तो ए और बी क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। ए और बी क्या है यहां पर? सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो सो हाउ विल यू स्टार्ट इट? सिंपल सी बात है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। कैसे करेंगे? तो भैया आप लिखोगे वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक और P डॉट डीवी, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है V1 से लेकर के V2 तक और आपको दिया गया है A बाई V प्लस का B डॉट डीवी। ठीक है, चलो सो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये A बाई V है तो A तो कांस्टेंट है तो A तो बाहर आ जाएगा आपके पास में और 1 बाई V का इंटीग्रेशन आएगा ln V। ठीक है, log V टू द बेस E, log V टू द बेस E जिसे हम लोग ln लिखते हैं, प्लस और B कांस्टेंट है तो B का इंटीग्रेशन बेटा B इंटू V हो जाएगा और आपकी लिमिट लग जाएंगी कहां से कहां तक? V1 से लेकर के V2 तक। तो आपको मिलेगा A ln V2 प्लस का B V2 माइनस A ln V1 और प्लस का B V1, ये आपके पास में मिलेगा जिसे आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं। देखो इन दो टर्मिनोलॉजी को यदि आप एडजस्ट करते हो तो क्या होगा? A कॉमन आएगा, ln V2 माइनस ln V1, तो log m माइनस log n का एक फॉर्मूला होता है जो कहता है log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना? A ln V2 डिवाइडेड बाई V1 और साथ में बेटा प्लस का B V2 माइनस का V1। ये आपके पास में वर्क डन का आंसर यहां पर मिल जाएगा। अब एग्जामिनर आपके साथ में क्या करने वाला है, ध्यान रखें, बस ये फंक्शन यहां पर चेंज होगा। और ये फंक्शन किस प्रकार से चेंज होगा? मैंने आपको सवाल क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड P बराबर A अपॉन V प्लस का B के फॉर्मेट में दिया है, मतलब मैंने आपको प्रेशर को वॉल्यूम के साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेट करके दिया है। एग्जामिनर चालाक होता है तो वो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा दे दे जिसमें वो टेम्परेचर के साथ में कुछ डिपेंडेंसी दिखवा दे, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन दे दे या टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन दे दे। तो उस केस में आपको डरना नहीं है, आपको बस PV इक्वल्स टू nRT को ध्यान में रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन को भूलना नहीं है और उसके बेसिस पर आपका सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये अभी देखो यहां पर कुछ बोला नहीं गया है कि भैया ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, क्या है। तो उन प्रोसेसेस के बारे में जब रहेगा, मतलब एग्जैक्टली यदि उसने प्रोसेस को मेंशन करके रखा होगा तो फिर हम लोग उसको किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमें आगे देखना है। ठीक है, क्लियर है? श्योर? ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। और हम लोग यहां पर अभी बात करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए
और हेडिंग आपको डालनी है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो शून्य नियम है वो क्या है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ सिचुएशन को यहां पर डेवलप करते हैं, कुछ सिचुएशन को यहां पर डेवलप करते हैं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन यहां पर बनाई गई है। क्या किया गया है, देखो ये सिचुएशन मैं यहां पर बना दे रहा हूं। इस सिचुएशन को देखिए जरा। ओके, यहां पर सबसे बाहर में क्या हो रहा है, ये एक एडियाबैटिक वॉल मैंने यहां पर बना दी है ताकि यहां से कोई हीट का ट्रांसफर ना हो सके। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम मैंने यहां पर तैयार कर दिया है। इसके अंदर में जो गैस है उसका नाम सी है, इसके अंदर में बी है और इसके अंदर में ए है। यहां पर यही सेम एडियाबैटिक वॉल जो है वो यहां पर भी प्रेजेंट है। मतलब ए और बी में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जबकि मैंने यहां पर एक काम और किया है, वो क्या किया है कि भैया यहां पर देखो ये जो सिचुएशन है, यहां पर मैंने एक कंडक्टिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं डायाथर्मिक वॉल यहां पर लगा दी है, ठीक है। कंडक्टिंग या फिर डायाथर्मिक वॉल मैंने यहां पर लगा दी है। अब किसी समय इस गैस का टेम्परेचर जहां पर शुरुआत करी थी वो टीसी है, ये टीबी है और ये टीए है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। क्या बोला गया है कि जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आपको मिली है एट इक्विलिब्रियम, तो सी का टेम्परेचर टीसी है, बी का टेम्परेचर टीबी है और ए का टेम्परेचर टीए है। सो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि भैया बी और सी जो है वो आपस में कंडक्टिंग वॉल के थ्रू कनेक्टेड है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपके पास में टीबी विल बी इक्वल्स टू टीसी, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से सी जो है वो ए के साथ में भी एक डायाथर्मिक वॉल कंडक्टिंग वॉल के साथ में कनेक्टेड है। मतलब टीसी बराबर टीए है और इन दोनों से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई आपका टीए विल बी इक्वल्स टू टीबी। ये आपका होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही आसान सा नियम है, एकदम आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको यही सब कुछ चीजें रहती हैं, यहां पर भी वही सब कुछ चीजें हैं, तो कोई डरने की जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है। सो क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहता है कि यदि हम लोग तीन बॉडीज पर थोड़ा सा विचार करें और उसमें से दो बॉडी यदि इंडिविजुअली दो दो के पेयर में यदि इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, तो बचा हुआ पेयर भी आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ही होगा। क्या इस लॉ में कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली ऐसी कोई चीजें हैं क्या? कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। टीए बराबर टीबी, टीबी बराबर टीसी, टीसी बराबर टीए गिवन है, तो टीए विल बी इक्वल टू टीबी। ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो कहानी का कंक्लूजन ये निकला कि भैया ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इवन दो यहां पर एक एडियाबैटिक वॉल है जिसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन यहां तो आपस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इनका टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम है। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं बचता है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमसे, किन चीजों के बारे में बतलाता है? तो ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस में जब कोई भी आपके पास में सिस्टम है या कोई भी आप किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर जो भी प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में जो भी आप हीट दोगे, जो भी वहां पर हीट एक्सचेंज हो रहा होगा, वो जो हीट है वो दो कामों में जाएगी। या तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी या फिर कुछ अमाउंट जो है वो वर्क डन में काम आएगा। ये है आपका सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हीट होती है, जो आप हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, तो वो जो हीट है वो दो पार्ट्स में काम में आती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए और दूसरा क्या है,
कुछ वर्क डन में। अब यहां पर क्या होता है कि देखो हमेशा आप हीट दो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, कई बार आपको सिस्टम से हीट मिल भी सकती है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब सिस्टम हीट को रिलीज कर दे। कभी आप वर्क डन करोगे, कभी सिस्टम आपके ऊपर वर्क डन कर देगा, उल्टा भी हो सकता है, बराबर है। कभी आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़े, कभी सिस्टम वर्क करेगा, कभी एक्सपांशन होगा, कभी कॉम्प्रेशन होगा, कभी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, कभी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इन बेसिस पर हमारे पास में कुछ चीजें निकल के आती हैं और वो चीजें हैं रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन, रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन। तो उसे हम लोगों को यहां पर सीखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने बोला कि लेट्स से इफ डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, और डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है बेटा आपके पास में? इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपका वर्क डन है। क्या है? वर्क डन है। अब ये इन तीनों को मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा गया है, जो कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर जो परेशानी होती है वो सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि हम कौन सा साइन कहां पर यूज करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने जो वर्क डन कैलकुलेट किया था वो वर्क डन बाय द सिस्टम था। कौन सा था? वर्क डन बाय द सिस्टम था। और वर्क डन बाय द सिस्टम था तो उसे हम लोगों ने पॉजिटिव यहां पर ले लिया था। मतलब हम लोगों ने क्या किया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपांशन किया था। यदि ये सब बेसिक सी चीजें याद हैं तो आपका काम हो गया है, ठीक है। अब क्या है यहां पर डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं यहां पर आपको जो साइन कन्वेंशन है वो आपको याद रखना है। तो सिंपल है साइन कन्वेंशन, यदि डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव कब? इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, हीट इज गिवन टू सिस्टम। ध्यान रखना, यदि सिस्टम को हीट मिलती है, हीट इज गिवन टू सिस्टम, हीट सिस्टम को दी जाती है, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भैया हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ठीक है। ध्यान रहेगा, हीट इज गिवन टू सिस्टम या हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ठीक है। हीट इज गिवन टू सिस्टम और हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यहां पर सिस्टम का तात्पर्य गैसेस से ही है। अब ये हो गई डेल्टा क्यू की पॉजिटिव वाली बात। अब यहां पर डेल्टा क्यू कब नेगेटिव होगा? तो हम लोग कहेंगे इफ हीट इज गिवन बाय सिस्टम, देखो हीट इज गिवन बाय सिस्टम, यदि सिस्टम हीट प्रोवाइड करे, या बोले कि भैया हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। पहले केस में क्या हो रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था, इस केस में क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है या रिजेक्टेड कर रहा, रिजेक्टेड का सिचुएशन बोली जाए तो देखो सिस्टम को हीट मिल रही है तो वो पॉजिटिव है, और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन सिस्टम हीट दे देता है तो वो क्या है? नेगेटिव लेनी है। तो डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक दिमाग में रुक गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है डेल्टा यू के बारे में। तो डेल्टा यू के बारे में देखो, डेल्टा यू बराबर होता है NCV डेल्टा टी, ठीक है, NCV डेल्टा टी होता है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यदि आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक काम करो, रुको, इसको हटाओ। हम लिख रहे हैं
कि भैया ये जो डेल्टा यू है दैट इज रिलेटेड विद द डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल, है ना। तो यहां पर डेल्टा यू जो हम लोग लिख रहे हैं वो डेल्टा यू एक्चुअल में क्या है, डेल्टा यू है एक्चुअल में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एक्चुअल में यही है यहां पर, ठीक है, डेल्टा यू का। लेकिन हम लोग लिखते समय क्या लिखते हैं, चेंज लिखते हैं। तो इस बेसिस पर यदि मैं यहां पर चीजों को ऑब्जर्व करता हूं तो भैया डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव कब होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। मतलब हम लोग कहेंगे डेल्टा यू की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज। और डेल्टा यू जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, कब हो जाएगा नेगेटिव, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज। टेम्परेचर डाउन होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेटा डेल्टा यू यहां पर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है, यस और नो। अब यहां पर देखो ये जो आपको केमिस्ट्री में पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ऐसे पाथ फंक्शन, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी, वो यहां पर फिजिक्स में नहीं आने वाली, तो यहां पर आपको वो सब चीजों की टेंशन नहीं है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और ये टेम्परेचर मतलब कौन सा, इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर ही सिर्फ इनकी डिपेंडेंसी यहां पर बन के आती है। क्या ये बात क्लियर हो गया। अब ये हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी, डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव, या हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होता है, जब सिस्टम हीट को रिलीज कर देता है, सिस्टम हीट प्रोवाइड कर देता है, तब हमारे पास में ये सब चीजें नेगेटिव होती है। तो ध्यान रहेगा आपको कि अब देखो फिजिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा सिस्टम से ही रिलेटेड बातें चलेगी, केमिस्ट्री में आपको सिस्टम सराउंडिंग दोनों से खेलना होता है, तो वहां पर साइन को और अच्छे से ध्यान रखना, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के साइन टर्मिनोलॉजीज को मिक्स मत कर देना, वहां पर टर्मिनोलॉजीज को अलग वे में लिखा भी गया और उसी के बेसिस पर साइन भी आपके बदलते हैं और उसी के बेसिस थोड़ी सी इक्वेशन में भी चेंज आता हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, यहीं पे गलती होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना, याद रहेगा क्या। चलो हम लोग बात करते हैं आगे डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या हुआ करता था, वर्क डन बाय सिस्टम, बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिंपल सी बात है, डेल्टा डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव कब, जब हम लोग कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, या फिर हम लोग कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपांशन ऑफ गैस। तो जब भी गैस का एक्सपांशन होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और गैस, तो उस केस में आपको डेल्टा डब्ल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, डेल्टा डब्ल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर। अब नेगेटिव कब कब होगा, तो नेगेटिव के लिए हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू विल बी नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। जब आप सिस्टम पर वर्क करोगे तो उस केस में आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब आप कहेंगे कंप्रेशन ऑफ गैस होगा, क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस होगा। तो इन बेसिक सी चीजों से आपको इतना आइडिया जरूर मिल गया होगा कि भैया ये आपका साइन कन्वेंशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां से एक्चुअली वर्क डन की पूरी प्रोसेस चालू हो जाती है जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमें काम में आती है। लेकिन हमने क्या किया इस बार, थोड़ा सा हमने अपने शेड्यूल को बदला और वर्क डन को पहले सीख के रख लिया है। डेल्टा यू को, इंटरनल एनर्जी को हम लोग ऑलरेडी काइनेटिक थियरी में सीख के बैठे, मतलब अब यहां पर आपको वो सब चीजें वापस से करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही काम करना रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, श्योर हैं, ओके। अब
वर्क डन में नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। साइक्लिक प्रोसेस होती है तो क्या लेते हैं, उस लूप का एरिया लेते हैं। अच्छा, लूप में भी हम लोगों ने बात करी थी पीवी ग्राफ जब हमारे पास में होता है वर्क डन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये V है और ये P है, और यहां पर आपके पास में एक सर्कुलर मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यदि आपका ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, तो आप बोलते हो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क डन होता है और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क डन होता है। लेकिन एग्जामिनर चालाक होते हैं बेटा, ध्यान रखना, वो P को ऊपर और V को नीचे की जगह VP भी बना सकते हैं, और उस केस में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा पूरी कहानी। क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगी कब, जब आप वीपी कर्व के बारे में बात कर रहे हो। देखो ऊपर पीवी, वो जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, करना वैसे ही है, करने में कुछ अलग अंतर नहीं आएगा, बट you must know about it, you must know about it. Are you getting my point or not? श्योर हैं? ओके, सो ये हमारे पास में कुछ चीजें यहां पर निकल के आती हैं। नाउ अब हम लोग क्या बात करते हैं, यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हम लोगों को यदि डिटेल में समझना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहां पर जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है उनमें अलग अलग स्टेप में क्या क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हर प्रोसेस का क्या एक फंडा है, किस प्रकार से वो काम करती हैं, वो हम लोगों को यहां पर समझना है। उसको एक बार समझ गए, अब देखो कई लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दो, तो क्या होगा ना, कुछ चीजें अभी जो आपने सीखी नहीं है वो यहाँ पर बीच बीच में आपको फंसती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि एकदम सिंपल लेवल का सवाल यदि आपको करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई मैं बोल दूं कि वर्क डन दे दिया है, इंटरनल एनर्जी दे दी है, ठीक है, मैंने सवाल दे दिया, एकदम ऐसे न्यूमेरिकल यदि बनाना ही चाहते हो आप, तो आप कैसे सवाल बना सकते हो, सवाल बना सकते हो कि लेट से वर्क डन इन एक्सपांशन, वर्क डन इन एक्सपांशन इज 50 जूल if 20 जूल एनर्जी रुक जाओ, लोग करते हैं अभी इसको, by increasing the temperature, by increasing the temperature, if internal energy increases by 25 joule, find heat released by system, find heat released by system। अब ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या आंसर आएगा। इसके चार जो ऑप्शन दिखे हुए मिलेंगे आपको, वो जनरली क्या मिलेंगे, देखो एक तो मिलेगा 25 प्लस 25 जूल माइनस 25 जूल, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा 75 जूल, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा माइनस 75 जूल, क्योंकि एग्जामिनर जानता है आपको या तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और एक प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो आप क्या करोगे सर जी, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया। डेल्टा यू होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 25, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, तो ये होता है 50। अब सवालों के लिखने के बाद में डेटा यहां पर देखिए क्या हो रहा है, वर्क डन इन एक्सपांशन, वर्क डन इन एक्सपांशन है, मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो आप इसे तो पॉजिटिव कर दीजिए। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये भी क्या रहेगी, प्लस। तो बेटा ये आपके पास में डेल्टा क्यू आ गया, ये आ गया 75 जूल, ठीक है। तो क्या ये आंसर है, तो बेटा देखो ये जो डेल्टा क्यू आया है ये है हीट गिवन टू सिस्टम आई है आपके पास में, हीट गिवन टू सिस्टम आई है कितनी, 75 जूल, हीट गिवन टू सिस्टम आई है 75 जूल। सवाल में उन्होंने पूछा है क्या कि बेटा हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, क्या पूछा है, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो भैया -75 जूल विल बी आंसर। क्यों, क्योंकि रिलीज थोड़ी कर रहा है वो, एक्चुअल में तो उसको मिल रही है, एक्चुअली तो उसको चाहिए, लेकिन उसने रिलीज कर दी, तो -75 रिलीज करी होगी, मतलब -70। देखो इन चीजों को समझिए, यदि मैं बोलता हूं ना -75 जूल इज रिलीज्ड, -75 जूल इज रिलीज्ड, इसका मतलब है
कि भैया +75 जूल इज रिसीव्ड। यदि सवाल में बोला जा रहा है कि भैया -75 जूल इज रिलीज, जबकि हमें दिख रहा है यहां पर, तो मतलब यह है कि +75 जूल को रिसीव किया गया है, रिलीज नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है? ये इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो इसको बैठ के सवालों की जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी लिटिल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। उस प्रैक्टिस को आप एक बार कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा यहां पर। ठीक है, सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक बार आप देखो, अब जब चैप्टर चालू हो चुका है, तो जब तक चैप्टर चल रहा है रोज एक बार एक क्या करो, एक पन्ने में लिख ले लो जो मैंने 3 पेजेस पे लिखे थे ना, वो सब चीजों को, उनको आप एक जगह नोट्स में, यही तो चीजें होती हैं। और होता क्या है भाई, आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, यही सब चीजें होती है। कहां पे क्या ध्यान रखने वाली चीज है, कहां आप गलती कर सकते हो, किस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हीं को आपको लिखना होता है। तो उन्हीं को आप यहां पर अपनी नोटबुक में लिखिए और रोज एक बार बस नजर डाल दीजिए, आपको कुछ समय पश्चात वो याद होने लग जाएंगे। कुछ समय पश्चात आप खुद ही बोलोगे, कुछ दिन तक आप देखोगे, सवाल बनाओगे तो सवाल जब बना रहे होंगे तो वो आपको अपने आप याद आने लगेंगे। अच्छा मेरे को ये करना है, अच्छा मेरे को ये करना है, अच्छा इस बार प्लस लेना है, इस बार माइनस लेना है, रिलीज है, रिसीव है, गिवन है, क्या है, वर्ड्स कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, श्योर है? ओके, सो यहां पर आने के पश्चात अब मैं, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। सर ये तो हेडिंग कल भी चल रही थी। यस बेटा, प्रीवियस लेक्चर में भी ये हेडिंग चल रही थी, लेकिन तब हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कर लिया, रिवर्सिबल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक नॉन साइक्लिक नेचर पे, मतलब कोई अपने पॉइंट पर लौट के आता है कि नहीं आता है, उस पर साइक्लिक नॉन साइक्लिक। अभी यहां से हम लोगों को फिजिकल जो पैरामीटर हैं आपके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड चीजों को यहां पर डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, और इसे बोला जाता है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। इसे क्या कहा जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस, तो बार, BAR, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये जो बार होता है ना, ये बेटा किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। बार जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, और आईएसओ का मतलब है उस चीज को कांस्टेंट रखना है। तो इसका सिंपल सा मतलब मेरे दिमाग जो कहता है वो ये कहता है कि डेफिनेटली आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेस in which pressure remains constant, pressure remains constant। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसके पश्चात हम लोगों को यहां पर कुछ ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। वो ग्राफ होते हैं बेटा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, क्योंकि वही हमें काम में आने वाला है। क्यों सर जी, वही क्यों काम में आने वाला है? क्योंकि जब आप वर्क डन की बात कर रहे हो तो इंटीग्रेशन P डॉट डीवी आ रहा है, तो इसमें आप क्या निकाल रहे हो? एरिया अंडर पीवी कर, वही काम की चीज है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों को यहां पर बार बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो भैया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये ग्राफ है। तो इसमें क्या बोला गया है कि भैया ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैन चेंज, टेम्परेचर उसमें चेंज हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को यदि एनालिसिस करना है तो प्रेशर को कांस्टेंट रख दो। तो यदि इस ग्राफ में एरो ऐसे आता है तो इसका मतलब ये है इट इज अ एक्सपांशन कर्व। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, यही छोटे छोटे से क्वेश्चन है। वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। क्यों? एरो इस डायरेक्शन में है। सर ये एरो काम के हैं क्या? यहां से आगे अब ये एरो काम के हैं क्योंकि आगे चल के आपको कार्नोट साइकिल पढ़नी है। तो उस कार्नोट साइकिल में ये एरो से बहुत सारी चीजें बनेगी। तो यहां पर ध्यान रखिए एक्सपांशन कर्व है, क्यों? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं इसमें ऐसा कर देता हूं, मान के चलो ये मैंने ऐसे दे दिया, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और यहां पर मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो इस बार क्या हो रहा है? वॉल्यूम इधर से इधर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर यदि कोई चीज इधर आ रही है मतलब वो चीज कम हो रही होगी। तो मतलब ये है आपका कॉम्प्रेशन कर्व। ठीक है, अच्छा
अब एक बात देखिए और इंपॉर्टेंट वाली, बताइए देख के मैं किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो वर्क डन का मतलब है इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी, मतलब क्या है, एरिया अंडर कर्व बराबर है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो यहां से आप कह सकते हैं यहां पर वर्क डन आएगा आपका पॉजिटिव और यहां पर वर्क डन आपको मिलेगा नेगेटिव। छोटी छोटी सी चीजें हो रही हैं, क्या ये समझ में आ रहा है, यस और नो? तो आपने बोला ठीक है। अब इसमें एक और सवाल, कौन सी साल में कौन सा सवाल था, बट 4 प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस के स्लोप के बारे में चर्चा करी गई थी। तो बताओ इसमें स्लोप क्या लिखा जाएगा? तो बेटा इसमें स्लोप जो लिखा जाएगा, जो स्लोप लिखा जाएगा, स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो बेटा ये क्या होगा, डीपी बाई डीवी कह सकता हूं इसे, और इसका स्लोप कितना आने वाला है, 0। सर कैसे पता लगा स्लोप 0 है? भैया स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, यस और नो? तो प्रेशर वॉल्यूम का स्लोप क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है यहां पर अगला पॉइंट पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो बेटा स्पेसिफिक हीट, अब देखो ये प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, मतलब स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको सीपी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सीपी के बारे में पूछेगा तो वो ऐसे बोलेगा, सवाल में ऐसा रहेगा, देखो सवाल में ऐसा रहेगा, सिंपल सवाल बताऊं क्या, ऐसे बोलेगा कि क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट फॉर हीलियम इन आइसोबारिक प्रोसेस विल बी, ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे 3R/2, ऑप्शन नंबर बी 5R/2, सी 4R/3, डी 7R/5, 5R/2। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है 3R/2, 5R/2, 7R/2। अच्छा मैं बोल तो 2 रहा हूं, लिखते समय 5 लिख रहा हूं क्या, ठीक है, 4R/3। क्लियर है? बताओ क्या आंसर आएगा? तो भैया कॉमन सेंस लगाना है, हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू आती है 3R/2 और सीपी की वैल्यू आती है सीवी प्लस का आर। फॉर्मूला किसका, मेयर्स फॉर्मूला। तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर, तो इसका आंसर आएगा 5R/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये सवाल है ये। अब यहां मैंने हीलियम पूछा है, हीलियम की जगह कोई और मोनो एटॉमिक गैस का मैं नाम लेके बोल सकता हूं आपसे, बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इस पहली प्रोसेस को मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, अगली प्रोसेस में मैं फास्ट मतलब यदि मेरे सामने आप बैठे होते तो मैं आपसे पूछता, बता इसके लिए ये क्या आएगा, तो वैसे ही आपको बताना है, जैसे ही मैं सवाल बोलूं वैसे आपको बताना है। अब बताओ सीपी का क्या आएगा? तो भैया सीपी तो आप लिखोगे, सीपी लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए, और मोनो एटॉमिक के लिए आ जाएगा 5R/2, और सीपी फॉर डाई एटॉमिक कितना आ जाएगा बेटा, 7R/2 आएगा ना भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई, 5 है ना? अरे बोलो यस और नो। और 5 में 2 जोड़ के 7R/2, क्योंकि वो उससे तो आपको सीवी मिलता है, तो सीपी निकालना है, ये याद रखना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हीट ऐसा वर्ड यूज करेगा, उससे ज्यादा कोई वर्ड यूज नहीं करेगा। सर आपको नहीं लगता है उसने मोलार स्पेसिफिक हीट वर्ड यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन यही तो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। मैं जानता हूं कई लोगों के मन में चल रहा होगा, सर ये सीपी सीवी को तो आपने बताया था मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सर आपने सवाल को, आप अपने सवाल को जरा एक नजर से देखिए, उसमें बताइए मोलार वर्ड कहां है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हीट वर्ड लिख रहा है। मैं जानता हूं ये लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं दिख रहा है कि नहीं लिखा है? दिख रहा है, बट यही क्वेश्चन, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों स्टूडेंट को चेक किया जाता है कि भैया स्टूडेंट कितना अलर्ट है। यदि उसने यहां पर मेंशन कर रखा है आइसोबारिक प्रोसेस, गैस का नाम दे रखा है, मतलब एग्जामिनर के दिमाग में क्लियर है कि वो यही पूछना चाहता है। यहां पे वो नहीं मेंशन करके देगा ये सब चीजें, बट आपको पता होना चाहिए। हां यदि कुछ नंबर वंबर का खेल हो तब एक अलग बात है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हीलियम दिया है, तो हीलियम दिया है तो फिर हीलियम का मुझे ये सब चीजें मालूम होती है, एटॉमिक मास मालूम होता है, उसके बेसिस फिर वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन आपके ऑप्शंस वो एग्जामिनर उसी बेसिस पर डिसाइड भी करेगा कि वो एग्जैक्टली चाहता क्या है आपसे, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है। अगला पॉइंट, आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इस नाम से एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, और उसके अंदर में एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोला जाता है बल्क मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बताइए क्या होगा, आंसर दीजिए फटाफट से। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फटाफट बताइए कैसे लिखोगे। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो B बराबर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या लिखना है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वहां पर आपके पास में जो स्ट्रेस आता है वो तो डेल्टा P हो जाएगा, और ये माइनस डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बल्क मॉड्यूलस में हमारे लिए क्या होता है? कंप्रेशन वाला फैक्टर आता है। तो यहां पर देखिए डेल्टा P है, बराबर है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आइसोबारिक प्रोसेस है। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। सो इट इंप्लाइज बी विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब इस सेम सवाल को वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी पूछ सकता था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी पूछ सकता था, कहीं पर भी। क्यों? ये दे दिया उसने। क्लियर? श्योर हैं? ये सवाल है जो आपको मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, यदि इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन इन आइसोबारिक, बताओ क्या आएगा फटाफट से। तो आप बोलोगे सर ये तो सिखा दिया है ना आपने, वही है कि कुछ और नया भी आ गया? कुछ नया नहीं आएगा। कहां से आ जाएगा? W बराबर आप लिख सकते हो P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट है, बराबर है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम, है ना, और टेम्परेचर, किसी पर भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। या तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा किसी प्रोसेस में, या टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो ये आएगा। या फिर आप लिख सकते हो W बराबर P इंटू V फाइनल माइनस का V इनिशियल। ऑल्सो मैं जानता हूं कि एक पॉइंट और, वो क्या है? PV बराबर nRT। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो क्या लिखोगे बताओ फटाफट से, डिफ्रेंशिएट करके बताऊं क्या? चलो ठीक है। P इंटू DV प्लस का V इंटू DP बराबर nRDT। बोलो ये समझ में आया? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये जीरो हो गया, तो P डॉट DV बराबर nRDT। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा T, लिख सकता हूं क्या? देखो फटाफट से, यदि ऐसा लिख सकता हूं तो इसका मतलब यह है कि भैया आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो आपका या तो पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो सकता है, या फिर एन आर टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन वॉल्यूम के साथ में भी हो सकता है और टेम्परेचर के साथ में भी हो सकता है प्रेशर का। कोई जरूरी थोड़ी ऐसा हार्ड एंड फास्ट कि यही चाहिए और वही चाहिए करके, यस और नो। अब यहां पर देखिए क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर क्या है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया यहां बोला गया है आपसे कि प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज रिलेटेड विद टेम्परेचर, वॉल्यूम इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। और किस प्रकार से रिलेटेड होगा? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब यह हो जाता है कि भैया यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये सवाल है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ये है कि भैया आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है? ओबेज चार्ल्स लॉ, ओबेज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का फॉलो करती है, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। सवाल पूछा जाता है अ प्रोसेस ओबेज चार्ल्स लॉ, दिस प्रोसेस इज, चार ही ऑप्शन है आपके पास में, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसो थर्मल है और एडियाबैटिक है। चार में से एक को टिक करना है। क्लियर है? तो आंसर है चार्ल्स लॉ।
ये न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। ओ सर न्यूमेरिकल्स मतलब ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकने वाले हैं। अब एक और रह गया बस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखा जाएगा? तो भैया सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख लो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा यू? तो डेल्टा यू होता है आपका एनआर डेल्टा टी। तो भैया आपके पास में इसे लिखा जा सकता है एन आर डेल्टा टी प्लस का पी डॉट डेल्टा वी। अच्छा, एक और फॉर्मेट में मैं इसे ला सकता हूं, वो क्या है? एन आर डेल्टा टी प्लस का पी, और पीवी बराबर एनआरटी था, तो मैं इसे लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी। बोलो यस और नो। अरे ये तो कुछ तो भी गलती कर दी मैंने। ओ सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, फ्लो में हो गई। इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहां पे क्या आएगा? एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। मैं तभी सोचू ऐसे ऐसे कैसे लगने लग गया। ओके चलो, तो बताओ यहां पर क्या कॉमन आएगा? तो आपको एन इंटू डेल्टा टी मिलेगा कॉमन। तो आप लिखोगे सीवी प्लस का आर, और सीवी प्लस का आर मतलब सीपी। तो बेटा आपके पास में डेल्टा क्यू कैन बी रिटर्न एज एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले बन रहे हैं। these formulas will be used directly to solving the numerical देखो क्या बोलेगा सवाल, कुछ ऐसे लिख के देगा, पता है कैसे? क्वेश्चन इन आइसोबारिक प्रोसेस। देखो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो मैं लास्ट लेक्चर में ही सॉल्व करूंगा। अभी तो मैं आपको पहले कंप्लीट मैक्सिमम थियरी पार्ट को कवर कर रहा हूं। इन आइसोबारिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज, स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज। तो स्पेसिफिक हीट दे दी उसने, तो इसका मतलब है उसने सीपी दे दिया है। फिर बोलेगा टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम like T1 to T2, T1 to T2 if number of moles are this, number of moles are given। तो पूछेगा क्या? हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस का मतलब क्या है कि भैया हीट कितनी इस सिस्टम को दी जानी चाहिए। मैंने सवाल बनाया है आपके सामने। एक्सेप्ट डेटा सब कुछ है इसमें, डेटा नहीं है बाकी सब कुछ है, फॉर्मेट है कि क्या देगा आइसोबारिक प्रोसेस, वो ताकि आपको लेके जाए, आपके दिमाग की ट्यूब जले कि आपको ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना 15 मिनट में, इसी में बेस सवाल है। टेम्परेचर चेंज कर रहा है T1 से T2, कोई जरूरी नहीं, सवाल को और वे में भी वो चेंज मोड़ सकता है। फिर बोलेगा मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा और बोलेगा इसके इस प्रोसेस के लिए कितनी हीट आवश्यकता है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है। हम लोग ढूंढते रहेंगे कौन सा फॉर्मेट आ गया, कौन से चैप्टर का सवाल है ये, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट जो है वो तीनों चैप्टर में आ गया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टेम्परेचर चेंज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थियरी में भी पढ़ रहे हैं और इसमें भी पढ़ रहे हैं, फिर परेशानी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि अब जो नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है वो भी आपको काइनेटिक थियरी और थर्मोडायनेमिक्स में मिल रहा है, वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमको काम नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो। और जो प्रोसेसेस का नाम लिया है वो तो मैंने पूरा सिंपल कहां लिया है, सारी प्रोसेस को मैं यहीं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, वहां तो बस छोटे छोटे से नाम आके चले गए थे बाकी चैप्टर में। तो यही मेन चीजें हैं। तो आपको यहां से आपको आइडिया आना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया है। जनरली इसके यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे क्या होता है कि आप वाटर बॉयल करते हो या वाटर को फ्रीज करते हो, बर्फ जमाते हो, ये सब आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब आइसोबारिक प्रोसेस के क्या हैं? एग्जांपल है। अब आइसोबारिक खत्म करने के पश्चात हमारे पास में सेकेंड प्रोसेस आती है, ये होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होती है बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे और एक नाम दिया जाता है और ये होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अब देखो मैट्रिक जो है ना वो वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये कौन सी प्रोसेस है?
ये ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आपका आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब इसमें फिर से वही कहानी चालू कर दो। अब वॉल्यूम क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल क्या है? ध्यान से देखिए, वॉल्यूम तो है यहां पर कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स हैं आपके पास में वो है प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर, यदि प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल हैं तो इनमें एक रिलेशन आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो बेटा? कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या समझ सकते हो बताओ? तो भैया ये फॉलो करता है गे-ल्यूसैक्स लॉ। गे-ल्यूसैक्स लॉ। सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है, देखो सिंपल है, एक के बाद एक रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, किसके बाद क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें यदि ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो किसका बनाना है आपको बेटा? ग्राफ तो आपको हमेशा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही बनाना है। तो अब आप बताओ, एज पर द गिवन कंडीशन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो भैया आपका ग्राफ या तो ऐसे ऊपर जा रहा होगा या ऐसे नीचे आ रहा होगा, बराबर है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हो आप? इसके बाद निकालते हो स्लोप। फटाफट बताओ स्लोप कितना आएगा? स्लोप आएगा इंफिनिटी। क्यों? डीपी बाई डीवी टेन थीटा हॉरिजॉन्टल से। तो देखो यहां पर यदि आप निकालते हो, अब देखो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये 90 डिग्री है और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और थीटा 90 टेन 90 इन्फिनिटी, तो स्लोप कितना आ गया? इन्फिनिटी। अच्छा, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, कई बार वो ऐसे लिख देता है डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी आएगी? तो भैया इन्फिनिटी आएगी। ये सब आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चल रहा है, नहीं तो कहीं और खो गए हम लोग। क्लियर? बोलो यस और नो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ग्राफ के बाद में हम लोगों ने क्या सीखा था, याद करो जरा। बल्क मॉड्यूलस की बात करी थी, तो उसे भी यहां पे पढ़ना है। ये भी एक क्वेश्चन है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को फटाफट लिखो। तो आप लिखोगे सर जी बी बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। यस और नो? तो आपने बोला सही है। नीचे डेल्टा वी क्या है? जीरो है। तो बी का वैल्यू फिर से, बी का आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। बी का आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। यस और नो? अब इसके बाद में हम लोगों ने आपसे क्या डिस्कस करवाए थे? स्पेसिफिक हीट डिस्कस करवाई थी। अब देखो याद करो फटाफट से, स्पेसिफिक हीट कौन सी वाली लिखी जानी चाहिए? स्पेसिफिक हीट कौन सी वाली लिखी जानी चाहिए? तो सीवी लिखी जानी चाहिए। क्यों सीवी लिखी जानी चाहिए? आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सीवी लिखा जाता है। तो बताओ, तो आप लिखोगे सीवी फॉर मोनो पड़ा हुआ है मेरा 3r/2, और सीवी फॉर डाया एटॉमिक मेरा पड़ा हुआ है कितना आएगा? 5r/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मानते हुए। वो रिजिड नॉन रिजिड का मैंने आपको बताया हुआ जरूर है, इस बात को ध्यान रखें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेनली हमारा काम इन्हीं से हो जाता है मेडिकल एंट्रेंस लेवल पर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? श्योर हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट के बाद में क्या रह गया? स्पेसिफिक हीट के बाद में रह गया वर्क डन रह गया। वर्क डन को भी यहीं खत्म कर दूं क्या? देखो भैया, वर्क डन, तो आपने जो अब तक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है W बराबर P डॉट डेल्टा V। तो अब यदि ये प्रोसेस कैसी है बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन विल बी जीरो। तो ध्यान रखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आपका क्या आने वाला है? हमेशा जीरो ही आने वाला है। अब लास्ट क्या रह गया बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, बताओ क्या आएगा? तो आप सबसे पहले तो लॉ लिखोगे, लिखो लॉ। तो आपने लिखना है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अब आप जानते हो ये चीज तो जीरो है, मतलब डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा? डेल्टा यू। इसका मीनिंग क्या है पता है क्या? इसका मीनिंग ये है कि हीट गिवन टू सिस्टम,
हीट गिवन टू सिस्टम, जो आपने सिस्टम को हीट दी है, गिवन टू सिस्टम है मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा, उसके आगे और कोई भी काम यहां पर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दो प्रोसेसेस हमारी खत्म हो गई, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब तीसरी प्रोसेस को शुरू करते, तीसरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी हमारी, हमारे पास इतना समय अभी है। चौथी एडियाबैटिक शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आइसोथर्मल हमारी काफी हद तक, देखो काफी हद तक बोल रहा हूं क्योंकि है ना उसमें आगे चल के काफी चीजें और आ जाती हैं, तो हम लोग पहले आइसोथर्मल प्रोसेस नाम तो डाल लेते हैं। तीसरे नंबर की प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से बता दो ये प्रोसेस कौन सी है बेटा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस ऐसी होती है, द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस बेटा? द प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका, तापमान आपका नियत बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग उसे कहेंगे। यस और नो? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि आपके पास में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स, ये आपके पास में क्या हो रहे हैं? वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो आई पी और वी है ना, हाँ ठीक है। सो आपके पास में क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से यदि देखोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यदि बोला है तो 1/V लेना है, और यदि मैं बोलता हूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसे हम लोग कहते हैं PV बराबर कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ है जरा बताएंगे क्या आप? मुझे कष्ट करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए ये कौन सा लॉ है? ये है आपका बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। इसका मतलब क्या हो रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेज बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और आपको याद आ जाना चाहिए, और वो ये है कि जब साउंड वेव्स वगैरह हम लोग डिस्कस करे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है मतलब टेम्परेचर को समान बनाए रखने के लिए, तो आइसो थर्मल प्रोसेसेस मूव स्लोली। ये कैसे होती है बेटा? धीरे धीरे होती हैं। कैसे होती हैं? स्लोली स्लोली, धीरे 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 होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ताकि सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट, सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, कैन एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में यहां पर हीट का एक्सचेंज हो सके, और जब हीट का एक्सचेंज हो जाएगा तो ही आपका टेम्परेचर आप कांस्टेंट बनाए रख सकते हो, ताकि, और इसलिए ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। यदि ऑल ऑफ अ सडन हो गई तो भैया हीट एक्सचेंज होगी नहीं, मतलब हीट बनी रह जाएगी, और हीट बनी रह जाएगी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज यहां पर आ जाएगा। यस और नो? इसका मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, यहां तक करने के पश्चात हम लोग इसके बाद क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसके पश्चात पढ़ते हैं बेटा ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो बताओ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सर ये तो हमने पढ़ लिया है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो मैं कब मना कर रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है। मान के चलो यदि मैं बोलता हूं ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, ये है टेम्परेचर T3, बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा? क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन कैसे देगा वो? ऑप्शन देगा T1 बराबर T2 बराबर T3, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऑप्शन नंबर सी दे दिया T1 लेस देन T2 लेस देन T3,
ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपको कि T1 बराबर T2 है लेकिन लेस देन T3 है। बताओ फटाफट से क्या होने वाला है, बताओ कौन सा आंसर आप टिक करोगे यहां पे। ये सवाल हैं, ये पूछे जा चुके हैं सवाल। मैंने 3 बना दिए, एक्चुअली तो 2 ही बनाने चाहिए थे, लेकिन 2 बना रहा तो फिर मेरे को ऑप्शन नंबर डी में परेशानी होती थी, इसलिए मैंने इसको 3 बनाया। तो बताओ क्या होगा। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आएगा, T3 बड़ा होगा। ठीक है, T3 क्या होगा, बड़ा होगा। गेटिंग माई पॉइंट, जो ग्राफ ऊपर आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। श्योर है, ओके। तो हम लोग अभी यहां पर बात कर लेते हैं बेटा स्लोप के बारे में। स्लोप क्या लिखा जाएगा, तो भैया स्लोप का मतलब है डीपी बाई डीवी। ओके, यस और नो। तो बताओ स्लोप कैसे लिखोगे, डीपी बाई डीवी बताना है, स्लोप बताना है, मतलब यस और नो। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग टेन थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा लिख लेते हैं। ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं होगा। समझिए, डीपी बाई डीवी चाहिए ना, तो देखो हमें मालूम है P इंटू वी बराबर है आपके पास में कांस्टेंट। P इंटू वी क्या है, कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो आई कैन राइट P डॉट डीवी प्लस का V डॉट डीपी बराबर का 0। क्यों सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसके लिए। इतनी मैथ्स अभी आपको आने लग गई होगी। सो हम लोग लिख सकते हैं P डॉट डीवी बराबर माइनस V डॉट डीपी। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखिए, आपको चाहिए क्या, डीपी बाई डीवी। तो ये कितना आएगा बेटा, डीवी इधर जाएगा, इधर आएगा, माइनस का P बाई वी। कितना आ रहा है, माइनस का P बाई वी आ रहा है। ये है आपका इसका स्लोप, ये है इसका स्लोप, माइनस आ रहा है। ध्यान रखना, माइनस को खा मत जाना भूख लगे तो। क्लियर, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताओ इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हम लोगों को बल्क मॉड्यूलस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, बल्क मॉड्यूलस। ओके, तो भैया बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। तो आप कहोगे सर जी बी बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। सॉरी बेटा, क्या बात है, फ्लो में गलत मार दिया। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। मतलब आप लिख सकते हो बी बराबर माइनस का वी इंटू डीपी बाई डीवी। यस और नो। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज निकाली है, पता है क्या, इधर देखिए, डीपी बाई डीवी निकाला है माइनस का पी बाई वी। तो आप इसे यदि यहां पर रखते हो तो बी बराबर कितना आएगा। अब इसका हम लोग यहां पर मॉड लेके सॉल्व करेंगे, तो माइनस वी इंटू, नहीं भी लोगे मॉड तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कट रहा है, ठीक है। ये आएगा माइनस का P डिवाइडेड बाई V। सॉल्व कर लीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग बताइए। तो यू विल गेट B बराबर P। क्या मिल रहा है, B बराबर P। यदि आपको छोटा सा मैं रिकॉल करवाऊं तो आपको वेव्स चैप्टर के अंदर में जब न्यूटन ने साउंड वेव की स्पीड निकाली थी तब उसने बोला था कि B बराबर P, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। वेव जो चलती है, साउंड वेव जो चलती है, वो आपकी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू प्रेशर। और उसको बाद में लैप्लास ने आके करेक्ट किया था और उसने बोला था कि बी बराबर पी नहीं आएगा, गामा पी आएगा। गामा पी आएगा मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको 2 आंसर पहले से ही पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने आने वाला है, गामा इंटू पी। वो कैसे आएगा वो हम लोग आगे वाली प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन अभी ये आपके पास में होना चाहिए। यस और नो, तो आपने बोला ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखना होता है, वर्क डन कैलकुलेशन और कर लेते हैं ताकि आपका काम हो जाए। तो भैया हम लोग लिखेंगे वर्क डन। बोलो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन आप लिखोगे W बराबर इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक P डॉट डीवी। क्यों भैया, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर कैन वेरी, प्रेशर कैन वेरी। यस और नो। अच्छा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, PV बराबर NRT यदि मैं लिखता हूं तो P कैन बी रिटन एज NRT डिवाइडेड बाई V। उठा के यहां रख दो। सो इट इंप्लाइज यू विल बी राइटिंग W बराबर इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक, और इसको लिखेंगे NRT अपॉन V इंटू डीवी। बराबर है क्या, यस और नो। चलो फटाफट से एक काम करो, NRT को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगेंगी V1 से V2 तक,
और ये आएगा बेटा 1/v इंटू dv। बोलो यस और नो। अच्छा 1/v का इंटीग्रेशन फटाफट बताओ क्या है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो वही आएगा। सो यू विल बी राइटिंग w बराबर nRT और बेटा log कौन सा, नेचुरल वाला log लेना है तो v1 से v2 तक। अब क्या करूंगा बताओ मैं फटाफट से लिमिट्स पुट करूंगा तो वर्क डन विल बी रिटन एज nRT और ln v2 माइनस ln v1। बोलो यस और नो। अगला स्टेप बताओ फटाफट से, आपको ही बताना है सब। तो सर फिर आप क्या बताओगे, अब तो मैथ्स चल रही है, बेसिक है, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली तो मैथ्स चल नहीं रही है कि जो आपको परेशानी हो। तो आप लिखोगे log m माइनस log n। मैं बता चुका हूं पूरी फिजिक्स में कितनी बार काम आता है log m प्लस n और log m माइनस n। तो यहां आएगा बेटा ln v2 डिवाइडेड बाई v1। ये आपका इसका फॉर्मूला हो चुका है। केमिस्ट्री में आपने लॉग इसको नेचुरल लॉग को उसमें कन्वर्ट कर लिया होगा, किसमें, log टू द बेस 10 में। तब आपने लिख लिया होगा w बराबर 2.303 nRT log टू द बेस 10 और v2 डिवाइडेड बाई v1। अरे सर ये तो बिल्कुल वही डेरिवेशन है, बिल्कुल डेरिवेशन वही है, बट शायद वहां पे केमिस्ट्री में माइनस का फॉर्मूला और माइनस और आता है आगे, केमिस्ट्री में माइनस और आता होता है। तो वहां क्योंकि वहां पे टर्मिनोलॉजीज को डिफरेंट तरीके में रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर टर्मिनोलॉजीज को डिफरेंट तरीके में डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया गया है। केमिस्ट्री में आपको w बराबर माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1 से ही आपने सवाल सॉल्व किए होंगे, और यहां पर सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन चीजों को बेटा आपको यहां पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये जो v2 अपॉन v1 लिखा है इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं। हम तो अपनी नेचुरल लॉग वाले फॉर्मूले में लिख रहा हूं w बराबर nRT ln v2 अपॉन v1 को मैं लिख सकता हूं v फाइनल अपॉन v इनिशियल। यस और नो। ओके, अब एक पॉइंट और, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब P इनिशियल इंटू V इनिशियल बराबर P फाइनल इंटू V फाइनल लिखा जा सकता है। सो इट इंप्लाइज यू कैन राइट V फाइनल अपॉन V इनिशियल बराबर, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ध्यान रहेगा क्या, देखो जरा मैंने क्या बोला, इसको इसके नीचे लेके गया तो ये इसके नीचे आएगा तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल क्या आ जाएगा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सो इसका मतलब ये है कि भैया वर्क डन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं nRT ln और P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू, श्योर है। अब लास्ट स्टेप बच गया है और वो क्या है बेटा, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस का डेल्टा W बराबर है। अब देखो डेल्टा U का मतलब क्या है, NCV डेल्टा T, लेकिन मेरे पास में ये डेल्टा T बराबर क्या है, जीरो है, तो इट इंप्लाइज डेल्टा U विल भी क्या आएगा, जीरो। बोलो सही बात है भाई, आइसोथर्मल है मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो डेल्टा यू क्या आएगा, जीरो आएगा। और यदि डेल्टा यू जीरो आएगा तो आपके पास में डेल्टा क्यू विल बी, यही लिख देता हूं, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। यस और नो, या हम लोग कह सकते हैं इट इंप्लाइज क्यू बराबर डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा हीट गिवन टू सिस्टम इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू डू द वर्क और एक्सपांशन। ठीक है, देख लो सारा डेटा आपके सामने आ गया। क्यों आ गया ऐसा, क्यों, देखो हमारे पास में हीट गिवन टू सिस्टम क्या ले लोगे, पॉजिटिव, और वर्क डन इन एक्सपांशन या वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। तो अपने आप मैच कर गया कि नहीं कर गया, कोई एम्बिग्यूटी
नहीं है। तो इसलिए फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आसान है ना, बहुत आसान है। यस और नो? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो यहां पर क्यू बराबर आ जाएगा कितना, एन आर टी एल एन और बेटा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या फिर क्यू बराबर एन आर टी एल एन और बेटा पी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी फाइनल। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इज इट क्लियर टू यू? अब इसके पश्चात बेटा यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस चालू होगी, तो उसे हम लोग बेटा आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में, ठीक है। सो आज जितना पढ़ा है वो बहुत ही काम का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किस बेसिस पर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, वो सारी चीजें करवाएंगे। इसको 2 बार 3 बार, एक बार आंखों के नीचे से निकालना, किस में कि बल्क मॉड्यूलस किसके लिए क्या होता है, किस में कहां पर क्या यूज करना है, उनको सबको एक बार आंखों के नीचे से निकालना, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप, अब देखो इसका फायदा आपको केमिस्ट्री में भी मिल सकता है थोड़ा बहुत हद तक। हाँ, साइन की वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि वहां पे फिर ये गैसेस की जगह वहां पे फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और वो सब कुछ भी और भी आगे आने लगेंगी चीजें। सो डरने की बात नहीं है, चैप्टर हमारा आसान है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आसान है, बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।